हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटैप। इस सेशन में हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो विजय सीरीज के थ्रू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है डे 12, जहां पर हम GS3 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 4 मार्कर्स और एक 8 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का, जो कि हमारा HS का पैटर्न है मेंस एग्जाम का, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर चुके होंगे सुबह जो आपको टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन फाइल मिली है उसके थ्रू। आंसर राइटिंग तो हम सभी करते हैं, बट टॉपर्स की तरह आंसर्स लिखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम इस सीरीज के थ्रू करवा रहे हैं वो 30 डेज, जहां पर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और फिर जो ये सेशन होता है सेशन में उसको वेरीफाई एंड चेक करते हो। इन आंसर्स को हम लिखते हैं यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला, जहां 3 स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर डिस्क्राइब कहा गया है व्हाट इज अ पर्टिकुलर थिंग वो पूछा गया है तो उसको किस तरीके से आपको आंसर करना है। दूसरा ये कि क्वेश्चन में कितने माइक्रो क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके ईच एंड एवरी पार्ट को आप आंसर कर रहे हो या नहीं। साथ में स्ट्रक्चर आपके आंसर का किस तरीके का है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, जब भी आप लिखने बैठे इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है या नहीं। और तीसरी बात ये कि अगर आप आंसर लिख भी चुके हो, आपको ये डाउट होता है कि इसके सही मार्क्स मुझे मिलेंगे या नहीं, तो वैलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि हम थ्रू केस स्टडीज थ्रू रिपोर्ट्स करते हैं। तो इनका यूज करके हमने इन आंसर्स को फ्रेम हम कर चुके हैं और इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक तरीके से उनको रिवाइज करने का एक ये जो है तरीका हमारा हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए 60 वर्ड्स में, जिसको आपको आंसर करना है डिस्क्राइब इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कमीशन फिर से पूछ सकता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है वो आपको बताना है। ये टॉपिक है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया। इस टॉपिक से जो हमारा GS3 का एक टॉपिक है जो कि आपको मिलेगा यूनिट 1 सब यूनिट 1 में, उससे पूछा गया है। तो उसको हम किस तरीके से आंसर करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में। जब भी डिस्क्राइब आता है तो हम इससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट्स जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है वो हम बता दें। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक का एक स्ट्रैटेजी होता है। किसको टारगेट कर रहे हैं हम, इन्फ्लेशन को, कि इन्फ्लेशन एक लेवल से ज्यादा ना हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ये डेफिनेशन हमने बता दी कि एक स्ट्रैटेजी है स्पेसिफाइंग एन इन्फ्लेशन रेट एज अ गोल। एक गोल सेट किया जाता है और उस गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसके अलग अलग मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स के बेसिस पर। ठीक है, तो ये मॉनिटरी पॉलिसी को एडजस्ट करते हुए, जो पॉलिसी रेट्स है उनको एडजस्ट करते हुए इस इन्फ्लेशन के गोल को अचीव करना इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, RBI एक्ट 1934 के तहत उसके ऊपर उसका एक दायित्व है, ये ड्यूटी है कि इट हैज टू टारगेट इन्फ्लेशन। और हमने इंडिया में एक रेंज सेट कर रखी है 2 से 6% CPI कंबाइंड की। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड वाला इंडेक्स आता है उसका हमने गोल सेट कर रखा है 2 to 6%, जिस रेंज में इन्फ्लेशन को मेंटेन करना RBI का एक ड्यूटी है अंडर RBI एक्ट 1934। हमने जनरल बता दिया, हमने बता दिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। 2 चीज है, अब हम बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। 1990 में बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने सबसे पहली बार इस तरीके का एक टारगेट सेट किया था और उसे अचीव करने की कोशिश की थी। इसके साथ ये तो ऐसा एक फैक्ट है जो कि शायद काफी सारे बच्चे नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करना हमारे आंसर में एक जो है हम कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा स्टार लगा देता है। राइट, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप थोड़ा सा ढूंढिए और पहले से हमें प्रैक्टिस करना होगा। डोंट वरी, इन सेशंस में हम आपको ऐसे सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपका आंसर
दूसरों से थोड़ा बेटर हो जाए, और हर एक आंसर में ना 0.5 मार्क जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं हर एक आंसर में इन्विजिलेटर से, ये 1 मार्क एक्स्ट्रा जो हम खींचते हैं वही हमारे मेरिट लिस्ट में होने का और टॉप में होने का हमारा एक हम कह सकते हैं कि कंप्लीट मंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम ये लिख रहे हैं कि फोकस क्या है, ये तो चलो सारे ही लिखेंगे कि फोकस ये है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। पहली बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रखना, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी के चक्कर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, जहां पर हम ये जानते हैं क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गवर्नमेंट स्पेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इसका एक और इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन। तो हम इन्फ्लेशन को कम करने के चक्कर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसको हम कहीं जो है क्षति ना पहुंचाएं, ये चीज हमें ध्यान में रखना। दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना, दोनों ऑपोजिट जो है कई बार हो जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो इस वजह से हमें दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। दोनों जो है हमारा फोकस है, और हमारे आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई का मैंडेट भी है। टारगेट इन्फ्लेशन रेट इंडिया की अगर हम बात करें तो सेक्शन 45ZA याद कर लीजिए, एक ही सेक्शन है। ठीक है, आरबीआई एक्ट का 1934 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई ये गोल और टारगेट को सेट करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। वंस इन 5 ईयर्स ये टारगेट सेट होता है। 2016 में ये टारगेट सेट किया गया था 2021 के लिए, और फिर 2021 में अगेन ये टारगेट सेट किया गया फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स विच इज टिल 2026 की। ये जो अपर टॉलरेंस लिमिट होगा 6% होगा और लोअर 2% होगा, यानी कि इन्फ्लेशन सीपीआई कंबाइंड जो है 2% से 6% के रेंज में होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना। रिसेंटली हमने देखा कि 6 से ज्यादा 7-8% तक भी जा रहा है इन्फ्लेशन रेट, तो वो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे ये 2026 तक एक्सटेंड किया गया रिसेंटली। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैठती है इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अंजाम देने के लिए। इस कमिटी के डिसीजंस के बेसिस पर पॉलिसी रेट्स वेरी किए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रखा जा सके। सेक्शन 45ZB जो हमारा आरबीआई एक्ट है ये भी याद कर सकते हो आप, टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट, ताकि इन्फ्लेशन को सेट टारगेट के अंदर रखा जा सके। तो ये तो हमारा पहला आंसर, बहुत ही ब्यूटीफुली हमने सारी चीजें जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है सब यहाँ पर बता दी। दूसरा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमारा कह सकते हैं कि GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 1 का एक टॉपिक है। ठीक है, यहाँ डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। सिंपल है, सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में आप बताओगे, उसके बाद उनके रोल के बारे में आप बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। स्मॉल स्केल यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो इन इंडस्ट्रीज में कैपिटल लगाया जाता है, उसके बेसिस पर इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कैपिटल कम है, इन्वेस्टमेंट कम लगाया जा रहा है, तो दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उनके जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो भी स्मॉल स्केल ही होते हैं। ठीक है, बहुत ही लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनमें नहीं होते। 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी बनाई गई थी, जिसे कार्वे कमेटी भी कहा जाता है। नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल क्या है ये हम बताना चाहते हैं। तो कार्वे कमेटी ने कहा है कि इनकी पॉसिबिलिटी है कि रूरल डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा रोल ये प्ले करे, बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हो। ठीक है, उनका रोल किस तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं लेबर इंटेंसिव, इसमें बहुत ज्यादा जो लेबर है, स्पेसिफिकली विमेन जो है वो बहुत ज्यादा काम करते हैं ताकि अपने परिवार को वो सपोर्ट कर सके। तो लेबर इंटेंसिव यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, सबसे पहली बात वो है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर ज्यादा चाहिए तो रूरल एरियाज में वो प्रोवाइड होता है। एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उससे फ्री होकर, या फिर पीपल जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं रूरल एरियाज में, वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जाते हैं और लेबर प्रोवाइड होता है। तो मोस्टली रूरल एरियाज के पास में इन इंडस्ट्रीज को आप देखोगे, और यहाँ पर रूरल एरियाज को
को इंडस्ट्रियलाइज करने का काम किया जा रहा है, उसके साथ अर्बन फैसिलिटीज भी वहां पर प्रोवाइड करने का काम इन इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर इन इंडस्ट्रीज में वुमेन बहुत ज्यादा, आप देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, वुमेन बहुत ज्यादा वहां पर स्टिचिंग कर रहे हैं या फिर कपड़ों को बना रहे हैं, राइट। तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड, ठीक है, साथ में वो ये स्किल्स जो है सीखते हैं। प्रोविजन ऑफ गुड्स, जहां पर ऐसे एरियाज में डायरेक्टली बगल में ही इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल्स आपको आराम से वहां से जो है मिल जाते हैं, राइट। तो इसके जो आउटलेट्स हैं लेट्स से उन गांव में भी ओपन किए गए हैं ताकि लोग खरीद सके और इनके दाम भी कम हुए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जुड़ नहीं रहा है, राइट। तो इस वजह से अफोर्डेबल वे में गुड्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमने देख ही लिया, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट जो रूरल एरियाज का है वो इंश्योर होता है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वुमेन एम्पावर हो रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, फैमिली सपोर्ट की जा रही है, उसी के साथ पूरा विलेज सपोर्ट हो रहा है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखेंगे जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन 120 वर्ड्स में 8 मार्क्स क्वेश्चन आपको आंसर करना है। सेक्टरल कॉम्पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इस टॉपिक से है, जो कि जीएस3 यूनिट 1 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन, कमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात सर्विस सेक्टर के बारे में लिखना है हमें, किस तरीके से इसने ग्लोबल अटेंशन को ग्रैब किया है उस पर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है सर्विस सेक्टर, उसके बारे में हम बताएंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इंडियन इकोनॉमी में। हम जानते हैं सर्विस सेक्टर मेनली तो आईटी सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में। हिमाचल का एग्जांपल अगर हम लें तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है और आने के जो दिन हैं उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट हिमाचल के इकोनॉमी को और भी ज्यादा सपोर्ट ये करेगा। तो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है सर्विस सेक्टर की इंडिया में। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ओरली समझ लिया। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हैज बीन स्टडी विद द सेक्टर now accounting for 54% of the economy, ठीक है। 54% of the economy, almost 4/5 of the total FDI जो इनफ्लो होता है, 4/5 of the total FDI, ठीक है। 5 पार्ट में से 4 पार्ट जो है सर्विस सेक्टर को ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो जाते हैं। इसके साथ में वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इसमें होते हैं, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। तो हमने इंपॉर्टेंस बता दिया और सर्विस सेक्टर होता क्या है वो भी बता दिया। अब कौन से फैक्टर्स के वजह से ग्लोबल अटेंशन इंडिया के सर्विस सेक्टर को मिल रहा है वो हम बताते हैं। हम बता रहे हैं कि कुछ यूनिकनेस जो है इन इस सर्विस सेक्टर की, उसके वजह से एडवांटेजेस हैं, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल जो इस सेक्टर का है उसके वजह से ग्लोबल अटेंशन ग्रैब कर रहा है। अब इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा एक और तरीका हमें आंसर राइटिंग के यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर हम पहले बता दे रहे हैं कि ये 4 जो पॉइंट्स हैं इनके इर्द गिर्द हम जो है डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, वो हमने बता दिया और वो बताने के बाद यहाँ पर हम चीजों को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहला है यूनिकनेस, सेक्टरल कॉम्पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इन इंडिया हैज बीन इन फेवर ऑफ सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। सेक्टरल कॉम्पोजिशन यानी कि बहुत ज्यादा पार्ट जो पूरा जीडीपी है उसका सर्विस सेक्टर इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में बहुत ही लार्ज पार्ट सर्विसेज सेक्टर का है। मोस्ट इकोनॉमीज ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेटेड इकोनॉमी की तरफ जो है ट्रांजिशन होता है, बट इंडिया में मेनली जो है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड से सर्विसेज डोमिनेटेड इकोनॉमी की तरफ हमने ट्रांजिशन किया है और इससे हम इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर का समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है स्किल्ड लेबर इंडिया में प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगा। और ये ग्लोबल इश्यूज जिस तरीके के Y2K प्रॉब्लम जो ईयर 2000 में हुआ था, ये एक प्रॉब्लम है जहां पर 1999 से 2000 जब डेट चेंज हुआ था तो बहुत सारे सिस्टम्स में जो डेटाबेसेस है उसमें वेरिएशन लाने की जरूरत थी, उसके लिए स्किल लेबर की जरूरत थी और इंडिया ने बहुत ही अच्छे से उस स्किल लेबर को प्रोवाइड किया और वहां पर इंडिया ने ग्लोबली हेल्प किया। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया
ग्लोबली जो है स्किल लेबर प्रोवाइड करके सर्विसेज सेक्टर इंडिया का जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से शाइन हो रहा है ऑन द ग्लोबल स्केल। एडवांटेजेस क्या है? नेचुरल कोस्ट लाइन हमारा है, वास्ट रिवर नेटवर्क है, कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स जो कि सर्विसेज सेक्टर में आते हैं, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। इसके साथ में फॉर लॉन्चिंग मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस, तो हम स्पेस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसरो के रिलायबल PSLV जैसे हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स है। तो बहुत ही डाइवर्स एंड अलग अलग डायमेंशन हम बता रहे हैं यहाँ पर सर्विस सेक्टर के, तो वो आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ हम वही बता रहे हैं कि ग्लोबल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में हमारा बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का आप लेटेस्ट डेटा जो है 21-22 का वो डाल सकते हैं। इसके हिसाब से 38 यूनिकॉर्न्स, 12 स्टार्टअप्स जो है वो हम कह सकते हैं कि इंडिया में है जो कि यूनिकॉर्न लिस्ट में है। अब ये नंबर बढ़ चुका है तो वो इंक्रीज नंबर आप लिखोगे। FDI इन्फ्लोज बहुत ज्यादा जो है इस सेक्टर को हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स का है इस सेक्टर से रिलेटेड बहुत हाई है। ग्रोथ पोटेंशियल भी बताया जा रहा है। ITS और फिनटेक जो सेगमेंट्स है मेनली उनका बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इकोनॉमिक सर्वेस के हिसाब से, राइट। तो इस तरीके से हम बता के ये कह सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर एक्चुअली ग्लोबल जो लेवल है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है उसको जो लेबर स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी है और साथ में फैसिलिटीज जो अवेलेबल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस सेक्टर के ग्रोथ में। इंडिया के जॉबलेस ग्रोथ से जो हम कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है इंडिया में उससे भी निकलने में हेल्प करेगा ये सेक्टर। साथ में वर्ल्ड लेवल पर जो है ये हेल्प करेगा। कैपेबिलिटी टू डिलीवर हाईली प्रोडक्टिव जॉब्स और ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से ये जो है सपोर्ट करेगा। तो दैट इज द रीजन, और इस तरीके से आप 8 मार्क्स का आंसर जो है लिख सकते हो। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 400 वर्ड्स 20 मार्क्स में आपको आंसर करना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, RBI, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ये वाला हमारा जो है टॉपिक जो था। इसके साथ जो 5 ईयर प्लान्स का हमारा एक टॉपिक है जो कि आप देखोगे GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 1 में। जो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, ये देखते हैं कि 5 ईयर प्लान्स एज वेल एज LPG के बारे में ये जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द स्ट्रैटेजीज एंड आउटकम्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स वाले टॉपिक से ये जो है पूछा गया है, माफ करिएगा। और ये क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि दो चीजें पूछी गई हैं मेनली, स्ट्रैटेजीज क्या है, आउटकम्स क्या है इंडियन 5 ईयर प्लान्स का। तो 5 ईयर प्लान सबसे पहले हम बताएंगे क्या है, फिर स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बताएंगे और इन स्ट्रैटेजीज का आउटकम क्या था। तो 5 ईयर प्लान फटाफट से हम ये बता देंगे कि ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो हम इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंस के बाद उनको लेकर आए थे, ठीक है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है और मेन गोल्स इसके जो थे वो थे इंडिया को फूड सिक्योर बनाना, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना, नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। तो स्ट्रैटेजीज हमने क्या अपनाए, ठीक है। तो व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, हमने जो है 5 ईयर्स में उसको जो है डिवाइड कर दिया। एंड ईच 5 ईयर्स में हम एक टारगेट रखते थे और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते थे अलग अलग सेगमेंट्स और सेक्टर्स में। दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड अ पर्सपेक्टिव प्लान, और ये जो प्लान्स है अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड एक कमांडिंग रोल, जैसे कि इनिशियली हमने एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दिया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दिया सेकंड 5 ईयर प्लान में, इस तरीके से हम आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ सबसे पहली चीज, पहली स्ट्रैटेजी हमारी जो थी वो ग्रोथ पर ध्यान देना। और किन सेक्टर्स में, वी स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने शुरुआत की, फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का काम हमने किया, ठीक है। साथ में ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, तो आगे बढ़कर हम ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी वो हमारा जो है ध्यान था। प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो वहां से उस समय से हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है टारगेट आगे जाकर बना। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर ग्रोथ की हम बात करने लगे विथ स्टेबिलिटी। इसके साथ हाई ग्रोथ, हाई रेट ऑफ ग्रोथ जो है
उसको प्रमोट किया गया। आगे के प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स, ये हमारे जो है प्लान्स थे, ये हमारे गोल्स थे। इसके साथ में 9th 5-year प्लान की अगर हम बात करें तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो आप देख सकते हो वेलफेयर का एस्पेक्ट आगे आकर जो है वो जुड़ गया, और ये जो है टाइम है आफ्टर हमारा जो मेन जो इकोनॉमिक पॉलिसी था 1991 का, उसके बाद ये चीजें आई। ठीक है, सोशल सेक्टर और जो वेलफेयर है उसको सपोर्ट करते हुए हम प्लान्स लेकर आए। 12th 5-year प्लान की अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रायोरिटी टू ब्रिंग बैक इकोनॉमी टू रैपिड ग्रोथ। तो ग्रोथ लेवल कम हो गया था, तो 12th 5-year प्लान में रैपिड ग्रोथ की तरफ ले जाने का हमने सोचा। दूसरा हमारा स्ट्रैटेजी था सेल्फ रिलायंस। तो 3rd 5-year प्लान में हम कह रहे थे इंडिया को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाए। 4th में भी हमने कहा प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। अब इक्विटी, जहां पर अलग अलग जो पीपल, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनको बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए, वो हमने प्लान किया। 5th 5-year प्लान में शिफ्ट फ्रॉम अर्लियर स्ट्रैटेजी ऑफ ओनली ग्रोथ से हम जो है शिफ्ट कर गए सोशल जस्टिस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट 5th 5-year प्लान से आने लगा। पॉवर्टी इराडिकेशन की तरफ उस समय हमने ध्यान दिया था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ वगैरह में हमने ध्यान दिया था। प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आया, राइट। तो ये सब आप लिखोगे। फिर आगे जाकर मॉडर्नाइजेशन पर हम ध्यान देने लगे, और हमारा 2nd 5-year प्लान में हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, गवर्नेंस जो है एक फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट बन गया हमारे आगे के 5-year प्लान्स में, राइट। तो इस तरीके से हमने स्ट्रैटेजीज बता दिया। आउटकम्स क्या थे, ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ने लगा। फर्स्ट 3 decades ऑफ प्लानिंग द रेट ऑफ ग्रोथ 3.5 to 4 था, बट आगे जाकर 7 to 8% ग्रोथ जो है वो हो गया। तो इसे हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये टैग दिया गया था, बट आगे जाकर 7 to 8% और उससे ज्यादा भी होने लगा। हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बेस जो है वो हमारा बन गया। इसके साथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन, ये सब भी जो है बड़ा। और ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में जिस तरीके से आया, उसने इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया इन एग्रीकल्चर। एक्सपोर्ट्स में राइज हमने देखा, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इंक्रीज हुआ आफ्टर 1991 का क्राइसिस। जो स्टेप्स हमने लिया, ये सारे जो है आउटकम्स है। बट कुछ कंसर्न्स है, जहां पर सेटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस हम सही से नहीं बना पाए। ठीक है, सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ गए आगे जाकर, तो ये एक इश्यू है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं ला पाए, जहां पर जॉबलेस ग्रोथ की हम बात करते हैं। पॉवर्टी को पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर पाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीटली नहीं देखा गया। लैंड रिफॉर्म्स जो है, इसमें भी इश्यूज आता है। आज भी अगर बिग प्रोजेक्ट्स करने हैं तो लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इससे रिलेटेड हम कई सारे इनिशिएटिव्स इसीलिए लेकर आए हैं ताकि इश्यूज को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। गति शक्ति हो गया, लैंड मोनेटाइजेशन वगैरह जो है, इन सब से हम लैंड रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अवेलेबिलिटी से, उनके एक्विजिशन से रिलेटेड। नो एफर्ट्स वर टेकन टू अंडरटेक लैंड रिफॉर्म मेजर्स, और उनको ऑन द ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया गया। तो ये सारे इश्यूज है, और उनको हैंडल करने के लिए आगे जाकर हमने प्लानिंग कमीशन को हटाया, नीति आयोग को लेकर आए, एंड वी हैव डिसकंटिन्यूड 5-year प्लान्स। और उसके साथ में हम जो है एनुअल प्लानिंग और नीति आयोग के जो प्लान्स हैं उसके बेसिस पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो ये हमने बता दिया, जहां पर हम जो है बॉटम अप अप्रोच को लेकर आ गए। पहले जो है 5-year प्लान्स मोस्टली टॉप डाउन अप्रोच होता था, बॉटम अप अप्रोच हम लेकर है। तो इस तरीके से हम इन 4 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर लेट मी रिमाइंड यू कि अगर हम जो है अच्छे से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग की, तो एक टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको मटेरियल भी होना चाहिए जिससे आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मेंस क्रैश कोर्स में, जहां पर हिमाचल जी के जनरल स्टडीज के वीडियोस, हैंडआउट्स एंड पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स, 420 मॉडल क्वेश्चंस एंड लाइव डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर 10,000 रुपीज। और इसके साथ अगर आप चाहते हो कि आपके पास मटेरियल है, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हिमाचल जीके का मटेरियल फिर भी आपको मिल रहा है, करंट अफेयर्स और 420 मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एसेट होता है हमारे प्रिपरेशन में, लाइव डाउट सेशंस फॉर 6,000। इन दोनों कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप इस सेशन से आपको बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिट हो रहा है। आप फीडबैक दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद।